उसे कहते हैं बेटा 1853 का राजलेख। इसे कहते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखिए, जो आपको याद रखने पेपर के हिसाब से। इसमें पहला बदलाव ये आया कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। तो विधायी कार्य कौन से होते हैं? जिनके माध्यम से कानून बनता है। और प्रशासनिक कार्य कौन से होते हैं? कि जो कानूनों को लागू करने का काम करते हैं। जैसे संसद को विधायिका कहते हो आप। संसद कानून बनाती है, नहीं बनाती, लेकिन प्रशासन उन्हीं कामों को धरातल पर लागू कराने का काम करता। भाई सरकार ने जो नियम बनाए उन नियमों को कार्यपालिका क्या करेगी? लागू कराएगी। अब एक कानून बना, मान लो कोई संसद में बनाना, तो संसद उसे लागू थोड़ी करेगी, लागू करेंगे मिनिस्टर, मंत्री। ठीक है। और प्रशासन उसमें अपना सहयोग देगा प्रशासन के माध्यम से। तो इसमें एक बदलाव यह आया कि जो विधायी कार्य थे, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट क्या पार्ट है मैं आपको बताऊं। भारत में पहली बार 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना हुई। तो ये सवाल आता है पेपर में कि किस अधिनियम के आधार पर भारत में विधान परिषद बनी थी। ठीक है। तो इसी अधिनियम के आधार पर भारत में विधान परिषद की स्थापना हुई। भारत में विधान परिषद की स्थापना की गई। करेक्ट। तो भारत में विधान परिषद की स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रख लेना। इसी को लघु संसद का नाम दिया गया था। एक बदलाव और देखने के लिए मिला जो इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत में क्या हुआ, पहली बार जो है जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें जो व्यक्ति तैनात किए जाएंगे, अब वो कंपटीशन के आधार पर होंगे, प्रतियोगिता के आधार पर आएंगे। अब उन्हें नामजद नहीं किया जाएगा। पहला होता था नामजद कर देना, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, उनका कंपटीशन होगा। अब वो प्रतियोगिता के आधार पर रखे जाएंगे। तो पहली बार भारत में सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट होने के लिए यह प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मतलब प्रतियोगिता के आधार पर उन्हें रखने का काम किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाने लगी। इससे मतलब ये लगा कि इससे पहले जब कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी तो उन्हें नामजद करते थे, उनकी मतलब प्रतियोगिता नहीं होती थी, कंपटीशन नहीं था।
तो आप समझ लो कि भारत में कंपटीशन यहाँ से शुरू हुआ है। सरकारी नौकरियों में जो प्रतियोगिता चल रही है आजकल, ठीक है, कंपटीशन जो हुआ है वो यहाँ से शुरू हुआ है, 1853 के राजलेख से। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये था, देखिए ये अंतिम राजलेख है, इस क्योंकि कंपनी के द्वारा आता था, इसके बाद कोई राजलेख नहीं आएगा। तो ये भी सवाल आता है क्वेश्चन पेपर में कि बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम राजलेख कौन सा था, 1853 का। ठीक है, तो ये बात हम नोट करेंगे। भारतीय शासन के इतिहास में, भारतीय शासन के इतिहास में यह अंतिम राजलेख था। अंतिम राजलेख था। पहला राजलेख कब आया था पता आपको? पहला राजलेख कब आया था? 1600 ईस्वी में। और अंतिम राजलेख कब आया है? 1853 में। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला राजलेख है द चार्टर एक्ट ऑफ 1600 और अंतिम राजलेख है द चार्टर ऑफ 1853। अब इस समय के बाद भारत में बड़े पैमाने पर क्या हुआ, हलचल पैदा हुई, क्योंकि 1853 में जो गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था, और डलहौजी की एक नीति थी जिसको राज्य हड़प नीति कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, सुनो, इसके बाद हुआ 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई। अच्छा, इस क्रांति में जब हम कहते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो जो हानि हुई इस युद्ध में, क्रांति में हानि हुई, तो क्या अंग्रेजों को हानि नहीं हुई? क्या हानि भारतीयों को नहीं हुई? युद्ध में हमेशा दोनों पक्षों को नुकसान होता। वो अलग बात है कि किसी को कम हो और किसी को ज़्यादा, ऐसा होता है या नहीं होता? तो यहाँ क्या मसला हुआ, देखिए, जो ग्रेड डी और सी के कर्मचारी थे वो भारतीय थे, ग्रेड ए और बी के जो कर्मचारी थे ऊंचे पदों पर आसीन वो अंग्रेज थे। तो वो कहाँ से आते थे भाई? अंग्रेज थे तो इंग्लैंड से आते थे। तो क्या होता था, इंग्लैंड में वहाँ पर विज्ञापन निकलते होंगे, प्रतियोगिताएं होती होंगी। इस बात के लिए प्रतियोगिताएं होती होंगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसको नौकरी करनी है वो कंपटीशन क्वालिफाई करो और महत्वपूर्ण पदों पर भारत में जाके अच्छी सैलरी पे नौकरी करो, यही तो होता होगा। तो वो ग्रेड ए और ग्रेड बी के जो ऑफिसर थे वो कहाँ से आते थे? इंग्लैंड से। छोटे वाले कहाँ के थे? भारत में। जैसे पुलिस कहाँ की थी? भारतीय। ठीक है, लेकिन पुलिस अधिकारी कौन होता था? अधिकांशतः अंग्रेज। लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई तो उस क्रांति में अंग्रेजों को भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि क्रांति में तमाम भारतीय शहीद हुए तो बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर्स भी मारे गए। जब मारे गए तो उनके घर वालों ने, जो ऑफिस था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में, उसे घेर लिया और वहाँ जो राजा या सम्राट था उसके महल तक लोग पहुँच गए और लोगों ने ये डिमांड रखी कि हमारे जो बच्चे हैं वो भारत में नौकरी करने के लिए लेकर जाते हो आप उन्हें, या मरवाने के लिए लेकर जाते हो। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दबाव बनाया गया कि जब आपने कंपटीशन लिया, आईएएस बनाए, आईसीएस का एग्ज़ाम होता था, तो आप हमारे बच्चों को भारत में नौकरी कराने के लिए लेकर जाते हो या युद्ध कराने के लिए लेकर जाते हो, क्योंकि वो मारे गए। अब जिसके घर से कोई मरता है तो उनके घरों में तो भाई आग लग जाती है ना। इस बात का संज्ञान ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी उस समय, उन्होंने लिया
और उन्होंने संज्ञान लेने के बाद ये निर्णय निकाला, और ये निर्णय निकल के भी आया कि शहरी कमी इंडिया के लोगों की नहीं है, बहुत कमियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में है, जिसकी वजह से भारत में इतनी बड़ी क्रांति हुई है। ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने माना, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करते हैं और क्राउन मतलब राजा के शासन को भारत में लागू करते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद एक बड़ा बदलाव भारत में आया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, अब वो कंपनी खत्म हो गई। अब भारत के ऊपर कंपनी का शासन खत्म हो गया। कंपनी का शासन 1857 की क्रांति के बाद खत्म हो गया और हमारे ऊपर शासन लगा क्राउन का। क्राउन मतलब राजा का। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी करा लॉर्ड कैनिंग के नाम, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, बाद में वायसराय बने वो, ठीक है। तो उन्होंने इलाहाबाद में 1858 में महारानी विक्टोरिया के फरमान को सुनाया था और ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका है। महारानी भारतीयों से कह रही हैं कि आप चिंता ना करें, आपको वो दर्जा दिया जाएगा जो ब्रिटेन में ब्रिटेन के लोगों को मिलता है। हम आपके साथ में कोई अन्याय और कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, ये आप हमारा भरोसा रखिए और शांति व्यवस्था बनाइए, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ये डिक्लेरेशन किया तो भारत के लोगों को कुछ भरोसा साबित हुआ कि ब्रिटेन की महारानी अगर कोई वादा करती है तो झूठा नहीं होगा। हालांकि वो वादा झूठा और खोखला निकला। अगर झूठा और खोखला वादा ना होता तो हम आज़ादी के लिए क्यों झगड़े फिर दोबारा से करते, क्यों आज़ादी के लिए फड़फड़ाते, ठीक है। तो इसके बाद इसलिए कह रहे हैं कि ये राजलेख कंपनी का अंतिम राजलेख है, इसके बाद कंपनी खत्म होने वाली है। तो अब कोई राजलेख नहीं आएगा। जब तक लो राजलेख आया, जब तक लो कंपनी थी, और जब कंपनी खत्म हो गई तो राजलेख का मतलब ही नहीं बनता। फिर अधिनियम आए तो देखिए इसके बाद जो एक्ट आता है उसका नाम है भैया 1858 का अधिनियम। उसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम।